हाँ जी, तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। 7 दिसंबर की न्यूज़ शुरू करते हैं। आज का जो स्पेशल डे मनाया जाता है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जो कि मनाया जाता है सिविल एविएशन का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसका इस्टेब्लिशमेंट के रूप में। तो आज के दिन वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो थीम है वो है सेव स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। बेसिकली आई पर्सनली प्रेफर कि इंपॉर्टेंट डेज की तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इतने सारे डेज है, सबको याद करेंगे और हो सकता है एक क्वेश्चन आए, वो भी हो सकता है। बट द थॉट बिहाइंड रीडिंग अबाउट दिस इंपॉर्टेंट डेज इज दैट इससे रिलेटेड हम न्यूज़ को रिवाइज कर पाते हैं। तो अगर सिविल एविएशन की बात करी जाए तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो आप मुझे बताएंगे कौन है। वैसे स्टडी इन्फॉर्मेशन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट इसकी बात करी जाए तो उड़ान जो स्कीम है उसके बारे में बात कर सकते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये बेसिकली एक स्कीम है जिसके बारे में हम ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स रिवाइज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्कीम। इसके अंदर मोदी जी का जो एक एस्पिरेशन थी कि जो कॉमन मैन है उनको फ़्लाइट मिल सके, वो फ़्लाइट का आनंद उठा पाए। तो जो भी कॉमन पीपल हैं वो बहुत चीप रेट्स में शॉर्ट डिस्टेंस की जो फ़्लाइट्स होती हैं उसमें ट्रैवल कर सके। अब ये अलग अलग फेजेस में चालू की गई थी, जिसमें कभी एयरपोर्ट्स को हम न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, कभी ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स को हम रिजुविनेट कर रहे हैं, कभी हम और रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं और एयरलाइन के रूट्स हो सकते हैं, कभी हम बात कर सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में इसको प्रमोट करना है। इस तरीके से अलग अलग फेज में उड़ान स्कीम चल रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और इट्स एन अमेजिंग स्कीम। इसके बारे में बाकी डिटेल्स जो मैं सोच रहा था जो स्कीम की पर्टिकुलर डिटेल्स होती है इसके बारे में अलग से वीडियोस बनाई जाए। अभी छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन हो सके। बाकी डिटेल न्यूज़ एनालिसिस के लिए तो पुष्पक सर है ही। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो इससे रिलेटेड एक जो चीज़ है जो अभी रिसेंटली कैबिनेट की जो मीटिंग्स चल रही है उसमें जो आई है वो ये है कि भारतीय वायुयान विदेशक तो विधेयक सॉरी भारतीय वायुयान विधेयक। ये बेसिकली जो एक बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया और अभी प्रेसिडेंट जी के उसमें है, टेबल पे है कि अगर वो पास कर देंगे तो फिर ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली बिल क्या है, ये इंश्योर करेगा कि जो भी इंडिया में एविएशन से रिलेटेड चीज़ें हो रही है उसमें गवर्नमेंट का एक अहम भूमिका निभाई जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था, जो एयरलाइंस थी वो अपने हिसाब से देख रही थी कि क्या हमें मैन्युफैक्चर करना है, क्या हमें डिज़ाइन करना है, किस तरीके से उसका मेंटेनेंस करना है, सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है। बट अब ये सब जो चीज़ें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में आ जाएगी ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके और स्मूथ हो सके। क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्रीज का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, और बट जो गवर्नमेंट होती है उसका प्रॉफिट मेकिंग तो होता ही है, बट एट द सेम टाइम टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज एज पर दी प्लान और एज पर दी सोशल रिक्वायरमेंट्स और नॉट। क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उससे कार्बन एमिशन हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, क्या उससे जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के को अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या उससे ऐसा तो नहीं कि कार्बन ज़्यादा एमिशन हो रही है, फिर कोई भी तरीके की मैल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही। तो एक कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अब ये भारतीय वायुयान विधेयक 2024 नाम का जो बिल है ये पास हो ही जाएगा, प्रेसिडेंट के लेवल तक पहुंच गया तो होपफुली हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और जो चीज़ बात करें वो ये है कि हमारा जो विजन है वो ये इंडिया को एक इंटरनेशनल MRO बनाना है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल हब। तो बेसिकली इसमें जितने भी ग्लोब के जितने भी एविएशन कंपनीज हैं, अगर उनके एयरक्राफ्ट कोई भी मेंटेनेंस का इशू आता है, कोई भी रिपेयर का इशू आता है तो इंडिया में आ सके। तो इससे हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री जो है बहुत बूस्ट करेगी। बट सर्विस करने के लिए भी हमें पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो भी बूस्ट करेगी। ओवरऑल हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज द थिंग इज दैट अगर हम वी कंपेयर अवर सेल्फ विद चाइना, तो अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक टाइम था जब हम दोनों के दोनों काफ़ी एक सिमिलर पोजिशन पे थे। बट देन चाइना इंटेंसिवली फोकस्ड ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उन्होंने इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर दिया कि उसके बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, क्या हम अपने लिए भी कर पा रहे चीज़ें और अब हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो वो एक उनका डिसीजन था कि उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करा था। इस वजह से आज के टाइम में वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और सुपर पावर बन गई थी कुछ टाइम पहले। वो तो अभी कोरोना आ गया तो उसकी थोड़ी इमेज खराब हो गई। तो अब हम भी वो चीज़ बनना चाहते हैं और उसकी तरफ फोकस करना चाहते हैं। इसी चीज़ की वजह से चाइना हमसे 20 साल आगे निकल गया था। दैट इज़ द होल पॉइंट कि हमें एक ऐसा हब बनाना है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है कि कोई भी चीज़ है तो सारी जो एयर कंपनीज है वो इंडिया को ही उनका फर्स्ट थॉट ही है कि हाँ यार ये सब करवाना है, इंडिया जाना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट न्यूज़। एग्रीमेंट साइन हुआ है गूगल का टू सेटअप देयर 5th सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन हैदराबाद। इसके अलावा इनके 4 और सिक्योरिटी के जो सेंटर्स हैं वो है, और इसके बाद अब ये बन रहा है, इसको भी GSEC का नाम दिया गया क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वही बन रही है, गूगल सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी
इंजीनियरिंग सेंटर। सो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर जीसैक है, नॉर्मली तो होता है जीसैक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, बट यहाँ पे भी जीसैक नाम है और ये हैदराबाद में बनने वाला है। बेसिकली इसके बारे में वैसे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, इनके सिक्योरिटी के लिए एक सेंटर बनेगा, मतलब जो भी अगर क्राइम्स साइबर क्राइम्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट उनको कॉम्बैट करने के लिए ये सेंटर बनेगा, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 4 और जगह हैं, डबलिन, म्यूनिक, मलागा एंड टोक्यो। इसके अलावा अगर आपको मैं एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ तो जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनका बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, जैसे आपको पता है आपके पास गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज है, सारी चीज़ें गूगल क्लाउड में स्टोर हो रही है, बट ये हम तो अब हमें कुछ फिजिकली कैरी करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेमोरी कार्ड, कोई पेन ड्राइव, कोई हार्ड डिस्क कैरी करने की ज़रूरत नहीं, सारी हमारे पास क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये सारी चीज़ें कहीं तो स्टोर हो रही होंगी ना, तो इसी तरीके के लिए ही डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं। डेटा सेंटर्स भी नहीं, उनको डेटा वेयर हाउस बोलेंगे, और वो एक ही डेटा के लिए 3 से 4 लोकेशंस पर होते हैं, ताकि पूरे दुनिया में जो गूगल है फॉर एग्जांपल, वैसे अलग अलग कंपनीज हैं, अमेजोन है और माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब के अलग अलग गूगल स्टोरेजेस होते हैं। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर एरिया में एक बहुत बड़ा सा इनका वेयर हाउस होता है, जिसमें बहुत सारे मतलब बहुत बड़े एरिया में होता है, और वहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है। और बाई चांस अगर वो डेटा में आग लग जाए तो डोंट वरी, उसका भी एक बैकअप होता है, वो दूसरी लोकेशन में होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी केयरफुली डिज़ाइन करी गई है, और हमें लगता है यार हम तो बस ऑनलाइन सब कुछ भेज देते हैं, सब कुछ ऑनलाइन स्टोर हो जाता है, जब मन करा फ़ोन दूसरा लिया, अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करी और सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि यार ये सब चीज़ें एक्चुअली में स्टोर होती है, मतलब होती तो होंगी, बट हम इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर बहुत कम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दिस वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थॉट यू माइट नो। नेक्स्ट की बात करें तो कैबिनेट अप्रूव्स 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर। अब जो टोटल नंबर ऑफ केवीज हो चुके हैं वो 1253 हो चुके हैं, जिसमें से 1250 जो है वो इंडिया के अंदर और 3 जो है वो बाहर है, काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में। ये जो केवीज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1963 में, और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो जैसे दिल्ली के अंदर सर्वोदय बाल भारतीय विद्यालय होते हैं, बट केवीज जो होते हैं, और अभी आपको पता है ना पीएम श्री जो स्कीम है उसमें कई सारे मैंने देखा है केवीज जो है वो पीएम श्री केवी बन चुके हैं। तो मेरे खुद दोस्त थे जो केवी में, तो कभी हम जैसे घूमने निकलते हैं तो हमारा मन करता है ना कि चलो यार पुराने स्कूल की यादें ताज़ा करने के लिए उस वाली गली से निकलते हैं, वहाँ पे हमारा स्कूल था। तो मैं दोस्तों के साथ निकलता हूँ, देखता हूँ पहले केवी में पढ़ते थे, बड़ा वो पीएम श्री केवी हो चुका है। तो यहाँ से आप पीएम श्री के बारे में भी थोड़ा देख सकते हो कि स्कूल फॉर हाई स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, हाँ ये चीज़ की शायद फुल फॉर्म, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है पीएम श्री, इसके अंदर बेसिकली जो ऑलरेडी स्कूल्स हैं उन्हीं को ही और भी ज़्यादा डेवलप करा जा रहा है, कोई नई स्कूल्स इसमें नहीं बन रही, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा कैबिनेट ने ऑल्सो अप्रूव करा है 28 जवाहर नवोदय विद्यालय। अब ये जो है ये रूरल सेक्टर के अंदर होते हैं, और इसमें 28 न्यू ये स्कूल्स बनाए जाएंगे अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। इसकी जो स्कीम है, अब हमें लग रहा होगा कि ये वाली स्कीम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड होगी, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट एक्चुअली जो मेन जो इसमें है वो ये है कि नवोदय विद्यालय स्कीम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें एजुकेशन का जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के बारे में बात करी गई है। जैसे पहले 3 इयर्स के यूजी कोर्सेज होते थे, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 साल कर सकते हो, मतलब आगे अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी है तो। उसके अलावा 1 साल के बाद भी आपकी ऐसे नहीं कि आप ड्रॉप आउट हो जाओगे तो आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, फिर डिप्लोमा होगा, फिर एडवांस डिप्लोमा होगा। इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस तो आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है इसलिए ये उस वाली स्कीम के अंदर ज़्यादा नहीं आएगा। ये जो मेन स्कीम है इसकी नवोदय विद्यालय स्कीम है, ये जो है 28-29 तक हमें 28 और न्यू स्कूल्स बनाने हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, 28 स्कूल है, फटाफट बनाए खत्म करो, छुट्टी करो, और क्या। ये बेसिकली 6 से 12th क्लास के बच्चों के लिए फोकस करते हैं। अब एक और चीज़ जो मेरा भी दिमाग में आ रही है वो मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कोई भी बच्चे जो है वो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स चूजन इन देयर +2। तो मेरे को ये बड़ा बुरा लगता था, बिकॉज आई हैड कॉमर्स बट आई हैड अ रियली, कहते हैं उसे, आई हैड अ नेक या नैक कुछ बोलते हैं फॉर कंप्यूटर साइंस। तो मेरा बड़ा मन था कि कंप्यूटर साइंस लो, बट आई कुड नॉट ऑफ दैट, तो दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट कोई बात नहीं, अभी ज़िंदगी खत्म थोड़ी है, दोबारा बन जाए कुछ ना कुछ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, रेपो रेट रिमेन्ड अनचेंज्ड एट 6.5। अब इसके बारे में तो बहुत हम लंबी चौड़ी डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। होपफुली कल संडे आराम से बैठ के इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको नोट्स भी डाल दिए हैं, चैनल में देख लेना। अभी हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, बाकी कल तो वीडियो आ ही रही है, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया 100 टीबी एलिमिनेशन कैंपेन जो है। अब इस कैंपेन को हमें ऑब्वियसली खत्म तो करना है, क्योंकि हमारी डेडलाइन है 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत करना है। इसके अंदर जो स्लोगन चलता है वो है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो उनके बारे में मुझे ज़रूर बताना, और किनके अगुवाई में ये पूरा कैंपेन चल रहा है, ये 2 चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी, प्लीज़ बता देना। नेक्स्ट जो है वो है सेकी हैज़ वन 3rd PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ताकि
अब इसके बारे में बेसिकली क्या है, जैसे कि आपको पता है सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉर्पोरेशन है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर घर तक बहुत अच्छे से चली जाए, इसलिए उन्होंने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट करी जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट की बात करें तो फर्स्ट एनुअल रिव्यू मीटिंग ऑफ रू टैग 2.0। रू क्या है? रू स्टैंड फॉर रूरल टेक्नोलॉजिकल एक्शन ग्रुप, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, रू टैग 2.0 श्रीनगर में हुआ था। इसके बारे में बस इतनी न्यूज़ है कि भाई रूरल की टेक्नोलॉजी, रूरल एरियाज़ में कैसे टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा दे पाए, तो उसके लिए एक मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट की बात करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, एग्री स्टैक जो है उसके बारे में जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, डिस्कस करा था, उसमें गुजरात जो है वो सबसे ऊपर आया इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग फार्मर आईडीज़। अब एग्री स्टैक की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से अगर आप में से कोई इंजीनियर हो तो आपको पता होगा फुल स्टैक क्या होता है। फुल स्टैक इंजीनियर होता है एक पूरी पूरी ऐप कोई डेवलप कैसे कर सकता है। उसमें आप जावा सीखते हो, सी सीखते हो, C++ सीखते हो, पाइथन वगैरह सीख सकते हो, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। मतलब आप पूरा एक चीज़ फ्रॉम स्क्रैच टू इट्स फाइनलाइजेशन पूरा आप अपने आप कर सकते हो। इफ़ यू कैन डू दैट देन यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, तो वो फुल स्टैक हो गया। उसी तरीके से हमारे पास एक UPI करके भी एक स्टैक होता था जिसमें हमारा सारा, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, बट उसमें सारे फाइनेंशियल चीज़ें आ जाती हैं। तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारे पास हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये हम कैसे बता पाएंगे? हम उसमें UPI दिखा पाएंगे और NPCI की जितनी भी और चीज़ें हैं वो सब दिखा पाएंगे। NACH दिखा सकते हैं, ECH दिखा सकते हैं और CTS दिखा सकते हैं, और ऐसी बड़ी सारी जो चीज़ें ये जिस तरीके से हमारा, जिनकी वजह से हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हम एडवांस हो पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम दिखा पाएंगे अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल हमारा स्टैक है डिजी स्टैक, उसके थ्रू। उसी तरीके से हम फार्मर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए बना था एग्री स्टैक। अब क्या होगा इससे, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए एक यूनिक आईडी बन जाएगी, जैसे हमारे पास नॉर्मल आधार है उसके लिए फार्मर्स के लिए भी आईडी बन जाएगी। अब इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको नॉर्मली बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देता है, वो है रिपोर्टिंग। एक प्रैक्टिस होती है रिपोर्टिंग, वो आपको हर जगह हेल्प करेगी, इवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली व्हेन यू विल टर्न इनटू अ बैंकर। या फिर अभी भी मैं आपको रिलेट करवा पाऊंगा कि अभी भी आप किस तरीके से रिपोर्टिंग को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। जब भी कोई भी, जब आप बैंक ज्वाइन करोगे तब कोई भी अगर आपके पास आएगा कोई भी सर्विस लेने के लिए, मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाने के लिए या एनीथिंग लाइक दैट, तो आप उससे एप्लीकेशन लोगे, आप उससे कोई फॉर्म लोगे, ताकि आपके पास एक रिपोर्ट, आपके पास क्या कहते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, आपके पास एक वाउचर क्रिएट हो, ताकि उसकी एक प्रॉपर क्या कहते हैं उसे फाइलिंग हो पाए, आपके पास एक सबूत हो एक तरीके से। उसका क्या बेनिफिट मिलता है, कल को कोई भी अगर क्लेम करता है कि मैंने तो ऐसा नहीं करा, तो आपके पास सबूत हो गया, देखो जी आपने करा था। रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, सॉरी मैं भूल गया, रिकॉर्ड होता है वो जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अब मान लो यार रिकॉर्ड्स तो आपके बहुत सारे लोग फॉर्म्स जमा कर रहे हैं, लेकिन अब वो इतना ढूंढोगे इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि, और इतने सारे रिकॉर्ड्स में से आप कहाँ ढूंढोगे, इसलिए क्या होता है फुटप्रिंट्स होते हैं। जब भी आप सिस्टम में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस निकालने के लिए फुटप्रिंट्स निकाले जाते हैं, ताकि पता चले कि ये पर्टिकुलर चेंज किस डेट को हुआ था, कितने बजे हुआ था, किस पर्टिकुलर इंसान के, किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आईडी से हुआ था। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसने करा था और ये कब हुआ था, तो आप उस डेट के वाउचर्स निकाल कर वहाँ से निकाल सकते हो। बट ये तो बैंकिंग की चीज़ें हो गई, ये अभी आप एक्सपीरियंस शायद नहीं कर पाओगे, बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आप उसके नोट्स बनाते हैं, बहुत ही प्रॉपर नोट्स बनाते हो, ताकि दोबारा जब आपको पढ़ना पड़े तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर मान लो समझने आपको 2 घंटे लग गए, लेकिन वो 2 घंटे बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। बट ऑफकोर्स आप बहुत टाइम तक अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो आप, हो सकता है थोड़ा सा आपको ब्रशअप करने की नीड हो, तो आप जब नोट्स रेफर करोगे तो 2 मिनट के अंदर वो 2 घंटे की चीज़ अच्छे से समझ जाओगे, सारा कुछ फ्लैशबैक में आ जाएगा। वो कब हो पाएगा, जब आपके नोट्स बहुत ही ब्यूटीफुली आपने अच्छे से बनाए हो। उसी तरीके से ही जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स की आईडी जब बन जाएगी, वो भी एक डिजिटल फ्रेमवर्क, जो डिजिटल हमारा रेडार है उसके अंदर आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वहाँ पर हमें कभी भी दोबारा से वो पेपर वर्क के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, बार बार हमें और भी ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से अकाउंट एग्रीगेटर होता है, अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी एक जगह अवेलेबल होगी। जब भी आपको कभी लोन वगैरह चाहिए होगा, जब भी किसी और कंपनी को आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, वो सीधा अकाउंट एग्रीगेटर के पास जाएगी और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेगी, ऑफ कोर्स आपकी परमिशन के बाद ही। उसी तरीके से डिजिटली किसी को भी इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम रिड्यूस होता है, एंड टाइम इज इक्वल टू मनी, तो आपका कॉस्ट ही रिड्यूस हो रहा है एक तरीके से, बोथ आपका भी एज वेल एज गवर्नमेंट का भी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की तरफ चले तो आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया आपको बहुत
अच्छे से। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू राइज फर्दर हमने कई बार बात करी है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्या होता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में जो आरबीआई होता है वो डायरेक्टली लोगों से मिलता है ताकि वो एक रिलेशन उनको समझ आए कि जो हम पॉलिसीज निकाल रहे हैं क्या लोगों का उसमें अच्छे से कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो लोगों की क्या उसमें सोच है। हम तो सब कुछ देख रहे हैं कि हाँ भाई इकोनॉमी को अच्छे से समझ कर इकोनॉमिक समझ कर सब कुछ देख कर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा कर बहुत ही इतने ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बट इन द एंड जो आम जनता है दे आर गोइंग टू फेस द इश्यूज़ ना। लोगों ने सोचा था जीएसटी बहुत अच्छा होगा और लोगों ने सोचा था डिमोनेटाइजेशन जैसा भी होगा। एक सेकंड होल्ड करना। तो लोगों की धारणाएं बहुत अलग होती है और लोगों के ऊपर इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। जीएसटी देखोगे तो हम देखेंगे अगर उसको क्या कहते हैं एकेडमिकली तो बहुत सही चीज़ है, बट अगर आप आज भी दुकानदारों के पास जाओ और उनसे बात करो तो दुकानदार सारे के सारे गालियाँ देंगे गवर्नमेंट को और बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाएंगे जीएसटी के पूरे कंसेप्ट से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि वो उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग कोप अप कर पा रहे हैं ऑफ कोर्स किसी इंसान का जो एडवांटेज होता है वो दूसरे इंसान का डिसएडवांटेज हो जाता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग अगर नाराज़ हैं जीएसटी से तो बहुत सारे लोग खुश भी हैं बिकॉज दे वर एबल टू कोप अप एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन। इफ़ यू आर नॉट एबल टू बी रेलिवेंट इन टुडेज एरा देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ योर एजुकेशन। तो जो दुकानदार होते हैं वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रहे, बट ये भी तो जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट की ही है। इसीलिए ही वो लोगों से मिलते हैं ताकि उनके साथ डिस्कस कर सके। अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो और अच्छे से इनहेंस कैसे कर पाएंगे ताकि वो अपनी नेक्स्ट पॉलिसी निकाल पाए जिससे सारे लोग खुश हो पाए। इसीलिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे निकाला जाता है। इसमें सर्वे का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि लोगों को लग रहा है कि अभी फर्दर इन्फ्लेशन और राइज हो सकता है। जैसा हमें पता है कि जब इन्फ्लेशन का नंबर एक्चुअली में डाउन आ गया था तो भी हमें तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली ना। उसी तरीके से अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोगों को लग रहा है कि अभी और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि वही बात है इन्फ्लेशन अभी नीचे था फिर एकदम ऊपर हो गया। तो अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा हमें तो चेंजेस नहीं दिखे हैं, फूड में डेफिनेटली दिखे हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जब मैंने लास्ट टाइम आरबीआई के बारे में डिस्कशन करी थी एमपीसी के बारे में, तो मुझे लग रहा था इस बार जो अपना स्टैंड है वो न्यूट्रल से शायद विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन कर देंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट आई देन थॉट कि वो अक्टूबर की मीटिंग थी और अक्टूबर आता है अगस्त सितंबर के बाद में, तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम क्योंकि मानसून था तो उस टाइम रेनफॉल के इम्पैक्ट की वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया था। बट अभी वापस से हो सकता है चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई, तो इसलिए मेरे को लग रहा है उन्होंने जो स्टैंड है वो न्यूट्रल रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ईपीएफओ हैज़ वॉन इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिसेस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एक छोटी सी न्यूज़ है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एनएसओ अब रिलीज़ करने वाला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एवरी मंथ। ये बेसिकली दिखाता है कि हमारे कितने पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है, जो 15 से 60 ईयर्स के बीच में, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ऑब्वियसली जो चाह रहे हैं वो तो अनएम्प्लॉयड ही होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। कुछ लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ भाई हमारे पास तो पैसा है, अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, तो उस तरीके से सम पीपल डू नॉट वांट टू वर्क, दे हैव एडुकेट मनी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए। नॉर्मली क्या है ये पहले 2 या 3 मंथ्स में आता था अर्बन वाला, और जो रूरल है वो साल में एक बार आता था, बट अब ये एवरी मंथ आएगा, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेंटर टू डेवलप 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो एक नई चीज़ ये भी है। अब वर्ल्ड बैंक की अगर बात करी जाए, क्योंकि हम एडीबी के बारे में बात करी थी, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे कि 1945 में बना था। इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि ये बना था आईएमएफ के साथ, दोनों साथ में बने थे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो हेड है वो अजय बांगा सर है, वो आईएम अहमदाबाद से पढ़े थे। तो अगर कोई बोलता ना कि भाई ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस तो हुआ होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इंसान के अंदर बात होती है, बट अच्छे कॉलेजेस से ही बंदे अच्छे निकलते हैं। तो आईआईटी आईएम फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो ये वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 कहते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन आती है। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि पुअर एंड स्मॉल कंट्रीज़ को लोन देता है। देन कम्स आईएफसी। आईएफसी होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो अब इसका नाम है कॉर्पोरेशन है तो ये कॉर्पोरेट्स को ही लोन देगा। नेक्स्ट आता है आईडीए की बात करेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये एकदम ही जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज होती है उनको लोन्स देते हैं। देन कम्स मीगा। मीगा होता है मल्टीलेटरल कुछ होता है, मल्टीलेटरल गारंटी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे हो उस पर गारंटी देता है। देन कम्स आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब कभी डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाए तो इसके लिए होता है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2024 का जो है वो मिलने वाला है मिशेल बैकलेट को। और जो ऐड क्यों बोल रहा हूँ मैं और जो 2023 का था वो मिलने वाला, तो वो मिल चुका है ऑलरेडी डेनियल बैरनबॉइम और अली अबू को। और इसमें जो कैश प्राइस मिलता है वो 25 लाख का मिलता है। अब लास्ट की न्यूज़ की बारे में बात करते हैं। जो बुमराह है वो थर्ड इंडियन बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 50 विकेट्स लिए एक साल में। इसके अलावा कपिल देव और जाहिर खान जी हैं जिन्होंने ये खिताब ऑलरेडी हासिल कर रखा है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई आज तो, बट कोई बात नहीं, ज़रूरी थी। अगर रेपो रेट के बारे में बात करते तो और भी ज़्यादा हो जाती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी इश्यूज़ वगैरह हो तो ज़रूर बता देना। और जो होमवर्क दिया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी हम डिस्कशन करेंगे द कूल स्कूल पे, टेलीग्राम पे, और हम बाकी में कल बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। तो ओके, जय हिंद, कल मिलेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू।